Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. I would like to welcome you all to the channel, and in this video we will discuss about the preparation of examination. कैसे एग्जाम्स की तैयारी की जाए। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हैं, हाफ ईयरली के कुछ बच्चों के चल रहे हैं, कुछ के सितंबर में ही हैं और 15 से हैं, 9 से हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। बट फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हर सैम्पल पेपर के वीडियो में ऑलरेडी मैं बताती हूँ कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके एग्जाम्स अच्छे हों। लेकिन कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम वीडियो बनाइए जिसमें आप समझाएं, जिसमें बताएं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं ना, ऐसा तो होगा नहीं कि अब एग्जाम है तो आप 4 दिन में इतना अच्छा कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट। लेकिन जिन भी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी भी तैयारी की है, क्योंकि हम लोग तो वीडियोस बहुत समय से बना रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक तो हमने, है ना। सो जिन भी बच्चों ने थोड़ी भी तैयारी की है, सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज कि एक बार सारे चैप्टर्स जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपका सिलेबस है, उसको आप एक बार ओवरव्यू लीजिए, है ना। एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए फटाफट। अगर आपने पहले किया है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो 2 रिवीजन तो आपको करना है, ठीक। फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लास्ट वाला जो पार्ट मैं बनाती हूँ उसमें एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा समरी वगैरह ऐड होता है। सो वो वाला पार्ट आप एक बार देख लीजिए ताकि समरी एक बार आपका चैप्टर का 3rd रिवीजन हो जाए, राइट। और उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम बेस्ड जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि जो सैम्पल पेपर्स वीडियोस बना रही हूँ वो आपको एक बार सॉल्व करना है। तो पहले पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी करिए। तो ये तो हो गया कि आपको सब्जेक्ट्स में करना क्या है, याद जो भी कैसे किया जाए। मतलब आंसर्स आप बड़े बता रहे हैं मैम, कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना मैम आपने बहुत बड़े आंसर्स बता दिए, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कैसे करें। या फिर कि मैम ये जो भी आपने आंसर बताए बहुत छोटे हैं। देखिए छोटे और बड़े आंसर्स ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस देने के लिए मैंने बनाया है। ये आंसर ना तो आपको एग्जाम में लिखना है, या फिर अगर सेम आ जाता है तो लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट अगर मैच नहीं हो रही है तो आपको आंसर्स बड़े छोटे करते आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है ना। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया उसको आपने अच्छे से ध्यान दिया है, पढ़ा है, तभी आ सकता है। बच्चों को सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें लिख कर, है ना। आप लोग कहते हैं पीडीएफ दे दीजिए मैम, इसका पीडीएफ दे दो, उसका पीडीएफ दे दो, और मैं पीडीएफ नहीं देती हूँ, है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे खिलाफ भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। बट ये इसीलिए नहीं दिया जाता है कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ लगता है आपको पढ़कर कि ये मुझे आ गया और एग्जाम में मैं अच्छा कर लूँगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है आ गया। आप ट्राई करिए जो आंसर आपने पढ़ा और आपको बिल्कुल लग रहा है अरे ये तो मुझे अच्छे से याद हो गया, उसको एक बार बिना देखे लिखने का ट्राई करिए। फिर आपको रियल प्रॉब्लम पता चलेगी कि वर्ड्स याद नहीं आ रहे, उसको कैसे इज था, आर था, सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है। एक आंसर को 2 बार 3 बार लिख कर देखिए। और ये उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने बैठे हैं, है ना। देखिए बेटा, आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले लेकर बैठ रहे हैं बुक। कुछ बच्चों ने तो अभी तक चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट भी नहीं किया होगा क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है उनका, है ना। सो ये एग्जाम जैसा तैसा हो जाए, इसके बाद से आपको ध्यान रखना है डे 1 से जो हो रहा है क्लास में उसका रिविजन करना है, याद करना है, साथ के साथ चलते जाना है, रटना नहीं है। चीज़ों को अच्छे से समझिए, खुद से आंसर फ्रेम करने की ट्राई करिए, ठीक है। आप रफ नोटबुक में आंसर प्रैक्टिस करिए, देखिए कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, फिर दोबारा से उसको लिखिए। ये प्रैक्टिस में शुरू में बहुत मेहनत लगेगी, पेन होगा, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, बार बार गलत हो रहा है, लेकिन यही आपकी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करेगा, राइट। सो ये सबसे पहली चीज़ है कि आपको खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जो भी टफ वर्ड्स आते हैं, जैसे बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं जिसका आपको मीनिंग याद नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो जो वर्ड ऐसे होते हैं, मैं जब पढ़ाती हूँ तभी भी मैं हाईलाइट करके लिख देती हूँ साइड में ना कि इसका मीनिंग ये है, हिंदी मीनिंग ये है। तो आप बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट्स में याद करने का ट्राई करिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो CON और S एक साथ ले लिया, TI, है ना। फिर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके स्पेलिंग्स जो बड़ी हैं उनको याद करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज़ कि सैम्पल पेपर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है। जो भी मैं आपको देती हूँ पेपर बनाकर, सैम्पल पेपर, या कहीं से भी आप देखते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी चैनल से, कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को खुद से लिखने का ट्राई करिए। ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट बताइए कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है।
गलत हो रहा है तो उसको याद रखिए कि ये आंसर गलत हुआ है मेरा, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा रिपीट नहीं करना है। तो वो माइंड में बिठाइए, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं अरे ये तो मेरा गलत हो गया, बस भूल गए क्या गलत मार्क किया था, वो याद है कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आए तो वो वाला ऑप्शन आप मार्क ना करें। यहाँ देखिए, कहीं भी देखिए बेटा, बट आपका मेन मोटिव होना चाहिए जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जा रहा है वो नेक्स्ट टाइम आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि उसका क्या आंसर आपने मार्क किया था। ये तभी है जब आप ध्यान देकर चीज़ों को करेंगे, ठीक है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको फटाफट बोलने का, साथ साथ जो वीडियो है उसमें पॉज करके लिखने का ट्राई करिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। वीडियो तो यही है, कहाँ जा रही है, पहले आप पेपर सॉल्व करिए खुद से। इसीलिए मैं पेपर को स्टार्टिंग में एक बार पूरा बताती हूँ कि किस सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस है ना, इसीलिए ताकि आप लोगों को पता हो कि कहाँ पर क्या लिखना है, कितने मार्क्स का आ रहा है, राइट। फिर जब पूरा हो जाए तब पेपर का जो वीडियो है आपका वो पूरा देखिए आप, है ना, कि मैम ने कहाँ पर क्या चीज़ें सॉल्व कराई है, या जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सर ने कैसे क्या बताया, मैम ने कैसे क्या बताया, राइट। तो आई होप ये चीज़ हेल्प करेगी। अब जो टिप्स ट्रिक्स पे बात करते हैं, मैं वीडियो बनाते वक्त आपको बताती हूँ, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली चीज़ कि जो भी आपके हाथ में पेपर आ रहा है, क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आता है, बिल्कुल काम डाउन होकर, बिल्कुल शांत होकर, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये मुझे नहीं आ रहा या मेरी तैयारी अच्छे से नहीं होती, कुछ भी बैगेज अपने माइंड में लेकर नहीं जाना है। जो हो गया, तैयारी हो गई, बेस्ट है, वही 100% तैयारी है, ठीक है। तो उसमें तो कुछ आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। नाउ अब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, पेपर आपके सामने आया, आपने रीड किया, अरे ये तो पहला ही क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये सेकेंड वाला मुझे नहीं आ रहा, ये थर्ड वाला मुझे नहीं आ रहा। इट हैपन्स विद एवरी वन, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, घबराना नहीं है, पूरा पेपर एक बार रीड करो। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही नहीं आएगा, स्कूल गए हो, क्लासेस अटेंड की हैं तो क्वेश्चंस आने ही हैं। जो पार्ट, जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है वहाँ से स्टार्ट करिए, उसमें टाइम दीजिए, और जितने मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है पर्टिकुलर, उतने मार्क्स का आंसर लिखिए। मान लीजिए लॉन्ग आंसर में एक आता है, बहुत अच्छे से आता है, उससे स्टार्ट किया, अब वो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, ठीक है। मान लो ऐसे से स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में, अब 6 मार्क्स का ऐसे है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं लिखते जाऊंगी क्योंकि मुझे वो अच्छे से आता है ना। क्योंकि कितने भी मार्क्स का, कितना भी सुंदर आप लिख लें, मान लो आप 4 पेज खूब सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में डायग्राम्स वाइग्राम्स बना के लिख रहे हैं, मैम 6 मार्क्स से ज़्यादा तो देंगी नहीं, क्योंकि उसका मैक्सिमम मार्क्स ही 6 है ना। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, हमारे बाकी के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ हमारे साथ हुई हैं चीज़ें, एक्सपीरियंस बता रही हूँ, है ना। तो इसीलिए हमें टाइम को डिवोट करना चाहिए कि अच्छा 4 सेक्शन है, सेक्शन A B C D, है ना, 4 सेक्शन है, तो इसमें क्या करना है, सेक्शन A मुझे इतने घंटे में कर लेना है, आधे घंटे में कर लेना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन B में शॉर्ट आंसर्स हैं, तो ये मेरा 15 मिनट्स 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ऐसे मतलब एक टाइम डिवीजन करके, इसीलिए सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस की जाती है कि देखो ये पेपर पॉज करके आप कितनी देर में कर पा रहे हो, है ना, ताकि लास्ट में 10 मिनट्स का टाइम भी आपका सेव हो जाए। वो टाइम क्यों सेव करना है, एक बार पूरे पेपर को रीड करो कि जो भी आंसर्स लिखे हैं आपने वो मतलब सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया और आंसर 2 का लिख दिया है ना। तो मतलब जैसे आंसर 3 लिख दिया और उसमें आंसर कौन से क्वेश्चन का लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का लिख दिया, मिसमैच होता है। तो ये चीज़ें एक बार पूरा पेपर जो आपने लिखा है उसको रीड करने के लिए 10 मिनट्स लास्ट में आपको टाइम रिवीजन के लिए रखना है, ठीक। ये हो गई रिवीजन की बात। नाउ राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब देखो राइटिंग इतनी जल्दी तो हम सुधार नहीं सकते, है ना, जिसकी जैसी है, लेकिन एक आप रूल बना लीजिए कि जो वर्ड आप लिखते हैं, एक वर्ड लिखा फिर दूसरा वर्ड आ रहा है, तो उन दोनों वर्ड के बीच में 1 पेंसिल का गैप रहना चाहिए। जैसे पेंसिल, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे ये पेन है ना, ऐसे आपकी पेंसिल होगी तो एक वर्ड के बाद एक पेंसिल का गैप हो फिर नेक्स्ट वर्ड आए, तो उससे राइटिंग ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो साफ साफ खुला खुला दिखेगा, तो मैम को या सर को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 पेंसिल या 1 फिंगर का गैप रखें वर्ड्स के बीच में, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि ओवर राइटिंग ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा रुक कर सोच कर लिखिए। ये नहीं कि लिख रहे हैं फिर सोच रहे हैं, एक वो रफ कॉपी नहीं है, वो एग्जामिनेशन पेपर है। फिर वो क्या होगा ना कि आप खिचड़ पिचड़ करके आंसर सही भी लिख देंगे ना तो भी मार्क्स मैम नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ने का ही मन नहीं करेगा आंसर को, है ना, क्योंकि इतना गंदा दिख रहा होगा वो। फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, या फिर जैसे 6 क्लास के बच्चों के लिए 7 अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। मान लो कि पूछ लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, डेफिनेशन दीजिए, है ना। तो आप जो मेन वर्ड्स होंगे उस डेफिनेशन में कि इट हैज़ 3 इक्वल साइड्स, तो वो 3 इक्वल साइड्स
तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आंसर में अलग से दिखे बच्चों को, मैम को, सर को, कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहीं पर आपको मार्क्स दे देंगे। पूरा आंसर उन्हें रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही जब आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी बाकी बच्चों से आगे अच्छा करने में, है ना। एक सभी बच्चे बराबर तैयारी करते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, वो उनको किसी अलग टीचर ने नहीं पढ़ाया होता है, वही टीचर पढ़ाते हैं, बस चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम्स बनाना, आंसर, जब मैं आंसर प्रैक्टिस बताती हूँ तो मैं ये भी बताती हूँ किस तरीके से आप जो पॉइंट्स हैं उनको डायग्राम फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। मैं साथ के साथ यहाँ वीडियोज़ चल रही तो आप देख भी सकते हैं ना, तो किस तरीके से आप डायग्राम्स वगैरह आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमाइज होंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया, हैंड राइटिंग बता दी। डोंट पैनिक आफ्टर गेटिंग द पेपर कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, जस्ट स्टार्ट विद द बेस्ट, जिस जो आता है उससे पेपर स्टार्ट करना है। डोंट डिवोट योर मैक्सिमम टाइम इन वन आंसर कि ये मुझे अच्छे से आता है तो बहुत सारा लिखना है, मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। देन एट लास्ट यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस, अब 2 बार कम से कम अपना पेपर रिविजन करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपका एग्जाम हो गया, मान लो आज साइंस का है, पेपर दे दिया आपने, है ना। अब वो अच्छा नहीं हुआ या ऐसा लग रहा है यार और अच्छा हो सकता था, या मेरा वो क्वेश्चन छूट गया, छोड़ दो, अब वो हो गया। अब नेक्स्ट पेपर 1 दिन बाद या नेक्स्ट डे या 2 दिन के गैप के बाद जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करनी है। पेपर देके आने के बाद ये नहीं देखने बैठना है अच्छा इसका तो मैंने ये मार्क कर दिया, इसका तो मैंने वो कब करना है, जब सारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है। सारे पेपर हो जाएंगे तब मम्मी पूछती हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, थोड़ा बहुत आप बता दोगे मैंने इसका ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। अब ये आपको फाइनल में काम देगा। तो अब कब तक नहीं देखना है उसको, जब तक सारे पेपर ना हो जाए, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। अच्छा हुआ होगा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे ये तो मेरा अच्छा हो गया, अब नेक्स्ट तो मैं कर ही लूँगा। नहीं, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना डिमोटिवेट होना है। तो पेपर को बस थोड़ा देख लो, या मम्मी जो पेरेंट्स हैं आपके पूछ रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दो, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं अपने को देना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट पेपर का प्लानिंग करना है कि जैसे मान लो 2 दिन का गैप है तो आज मैं सारे चैप्टर रिवाइज कर लूँगा या कर लूँगी, नेक्स्ट डे मैं इसके सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी, 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी या करूँगा, है ना, टाइमर लगा के। तो ये आपको फिर नेक्स्ट पेपर में एज देगा। जो गलतियाँ वहाँ की वो वहाँ नहीं करनी है। एक आंसर के बाद आपको स्केल से लाइन खींच देनी चाहिए, मतलब पेपर को जितना सुंदर बनाएंगे, जितने सुंदर से सजा कर लिखेंगे, उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं। याद करने का सिंपल फॉर्मूला है कि आप लिख कर याद करिए, लिख कर याद होगा। बोलकर हमें लगता है हमें आ गया, जब हम लिखने बैठते हैं, पेन डाउन करते हैं, तो आपको वर्ड्स याद नहीं आएंगे, आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए लिख कर याद करिए। हर सब्जेक्ट्स में कुछ कोर वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होती हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे गवर्नेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पब्लिक, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। तो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए कि जब आंसर फ्रेम करें तो इन वर्ड्स के साथ अपने आंसर को बड़ा छोटा आसानी से कर सकें, ठीक। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये आपको हेल्प करेंगी एग्जामिनेशन में। नाउ अब बात करते हैं क्या क्या रह गया है। देखिए संस्कृत का थोड़ा सा मैंने अभी सैम्पल पेपर अपलोड नहीं किया है, सोशल का तो आज मैं कर दूंगी, दोनों ही क्लासेस का, 6th 7th का भी। 8th के बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है, बहुत कम बच्चों ने शेयर किया है कि किस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स आने वाले हैं एग्जाम्स में। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं उनके भी सैम्पल पेपर्स बना सकूँ। क्योंकि सिर्फ आप बोल रहे हैं 8th के बनाइए, अब क्या बनाइए, क्या आ रहा है आपके एग्जाम में, है ना। तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि उनकी बुक्स भी लेट अपडेट हुई हैं, तो मुझे बताइए कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली आई विल मेक सैम्पल पेपर फॉर दैट, ओके। नाउ संस्कृत के लिए एक बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए, मैम 7th चैप्टर जो मैथ का है उसका सेकेंड पार्ट आज डाल दूंगी बेटा, वो सैम्पल पेपर्स में टाइम नहीं मिल पा रहा, आज पक्का डाल दूंगी। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, आई डोंट नो लड़की है या लड़का है, बट येस एक बच्चा है जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार, मुझे है वो याद, बट वो मैथ्स का वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है ये सैम्पल पेपर्स के चक्कर में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि मैं मैथ्स का वो जो सेकंड पार्ट रह गया है 7th चैप्टर का, वो अपलोड कर देती हूँ, और संस्कृत का मैं आज और कल में कर दूंगी। 4th और 5th चैप्टर चाहिए आप लोगों को, आई विल डू दैट, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि अब मैं सैम्पल पेपर बनाऊँ, है ना। संस्कृत का भी अपलोड कर दूँ, 6th 7th का एटलीस्ट एक एक सेट तो अपलोड करूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, राइट।
सैम्पल पेपर्स जो भी बनते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितना प्रैक्टिस किया। साथ साथ प्रैक्टिस करने में अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं मैं सैम्पल पेपर बना रही हूँ और दिए जा रही हूँ और आप लोग उसको क्या कर रहे हैं कि सेव करके रख रहे हैं, देख लेते हैं, फिर सोचते हैं अब तो आ गया मुझे, मैं एग्जाम में नहीं, उसको प्रैक्टिस करिए, लिखिए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। कुछ और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। जल्दी इस तरीके के वीडियोज़ और बनाएंगे और सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड करती हूँ। इस वीक में यही टारगेट रहेगा और संस्कृत का जो 1-2 चैप्टर है आई विल ट्राई टू अपलोड इन 1 or 2 days, ओके। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।